नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग आय दृष्टि से शरीर, स्वास्थ्य और इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं, इसके साथ साथ पर्यावरण से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे रहे हैं उनको तैयार करेंगे। और जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों ने दृष्टि 2.0 नाम से जो 2 महीने का करंट अफेयर्स घटना चक्र वालों ने बाद में लॉन्च किया, जिसमें अक्टूबर और लगभग नवंबर का पूरा करंट अफेयर्स दिया गया है, उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये दृष्टि कर लीजिए और दृष्टि 2.0 कर लीजिए, तो आपकी दृष्टि पूरी हो जाएगी नवंबर तक। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा और जहां पर आवश्यकता होगी कोई ट्रिक अगर समझ में आए तो वो भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। MBNVN ये दोस्तों क्या है? एमपॉक्स का पहला टीका है। WHO ने वयस्कों को इस टीके के प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है, याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण डेनमार्क की एक कंपनी है बेवेरियन नॉर्डिक, इसने किया है। तो ये जो बेवेरियन नॉर्डिक का VN है, यही इसके नाम के अंत में जुड़ा हुआ है, MBAVN। तो इससे जोड़ के आपको याद रहना चाहिए कि जो कंपनी है वो कनाडा की है। इसकी 2 खुराकें दी जाएंगी, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दी जाएंगी। अगस्त 2024 में जो WHO के महानिदेशक थे, जिनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, उन्होंने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, याद रखिएगा। एमपॉक्स को देख लेते हैं। तो ये काहे से होने वाली बीमारी है? तो ये विषाणु जनित बीमारी है, जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग वे रोग होते हैं जो पशुओं से, एनिमल से सीधे ह्यूमंस में फैलते हैं, और ये संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी सबसे पहले पहचान 1958 में बंदरों में की गई थी। उसी आधार पर इसका नाम जो है मंकी पॉक्स रखा गया था, लेकिन 2022 में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया और एमपॉक्स कर दिया गया। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका पहला मामला कहाँ देखा गया था? तो 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में देखा गया, जो कि अफ्रीका में है, आपको पता होगा। अब बात करते हैं हिल कॉल की। तो पहला प्रश्न ये क्या है? तो ये एक टीका है। काहे का है? हैजा का। ठीक है, हिल मतलब हैजा, कॉल मतलब कलरा। ठीक है, कलरा को ही हिंदी में हैजा कहते हैं, हैजा को ही इंग्लिश में कलरा कहते हैं। तो हिल मतलब हिलाने वाला, कलरा को टीका है हिल कॉल। इसको बनाया किसने है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया है, और नाम तो आपको बता ही दिया है, हिल कॉल इसको नाम दिया गया है। और ये ओरल हैजा टीका मतलब मुख के जरिए दिया जाएगा, जैसे पोलियो दिया जाता है। इसका विकास किसने किया है? तो नाम है हिल कॉल। तो इसका जो पहले का हिस्सा है हिल, उसी से जोड़ के इसको याद कर लेना, हिलमैन लेबोरेटरीज ने इसको बनाया है। इसके साथ साथ हैदराबाद की जो भारत बायोटेक है, उसने भी सहयोग प्रदान किया है। 2 खुराकों में दिया जाने वाला टीका है 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को। ये फैक्ट याद रखिएगा, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को। और जो एमपॉक्स है वो किसको दिया जाएगा? एमपॉक्स जो है वो 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को दिया जा रहा है। ठीक है, 18 वर्ष जब हो जाते हैं तो वयस्क हो ही जाता है व्यक्ति। 2030 तक एक पैनल है, एक टास्क फोर्स है, GTFCC, ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कॉलेरा कंट्रोल। इसने 2030 तक हैजा से संबंधित मौतों को 90% कम करने का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूबी कॉल की। तो ये भी एक हैजा का ही टीका है। देखिए इसके यूबी कॉल, इसके नाम में कॉल लगा हुआ है, तो कॉलेरा से जोड़िएगा, और यूबी कॉल ये कॉलेरा का टीका है। WHO ने इसकी पूर्व योग्यता सूची में इसे शामिल कर लिया है। ये भी एक ओरल टीका है। ठीक, बच्चों को दिए जा रहे हैं, 1 साल तक के बच्चों को दिए जा रहे हैं, तो सुई से तो देना थोड़ा कठिन रहता है बच्चों को। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो 1 साल से कम के बच्चों को दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ओरल वैक्सीन ही होगा। तो इसको पूर्व योग्यता सूची में शामिल कर लिया। जब ये अपने अंतिम चरण को पार कर जाएगा, तब इसको इस्तेमाल के लिए WHO घोषित कर देगा। यह रोग जो है विब्रियो कॉलेरी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कॉलेरा है वो काहे से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। नाम है उसका विब्रियो कॉलेरी। दूषित भोजन और जल के उपभोग करने से होता है, और इसी के कारण टाइफाइड भी होता है, ये भी याद रखिएगा, दूषित भोजन और जल से। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है R21 मैट्रिक्स, R21 या फिर मैट्रिक्स M। ये मलेरिया रोधी टीका है। और दूसरा है, ये खास बात है, एक देश है कोट डी आइवर, अफ्रीकी देश है, इसने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल कर लिया है, और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है, याद रखिएगा। तो कोट डी आइवर। इससे पहले एक टीका और बना है, ये तो R21 दूसरा टीका है मलेरिया का। इससे पहले WHO ने एक और टीके के इस्तेमाल की संस्तुति की थी, उसका नाम था मास्क्यूरिक्स उसका नाम था।
RTS ASO1 भी है, लेकिन आपको ये विशेष रूप से याद रखना क्योंकि ये व्यावसायिक नाम है मास्क्यूरेक्स। इसे किसने बनाया था? तो इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर बनाया था। तो आपको कंपनी का नाम भी याद रखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी टीके का उद्देश्य। इस टीके में एडजुवेंट प्रौद्योगिकी का, एडजुवेंट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस टीके में सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है। अब सवाल बनता है कि सैपोनिन क्या है? तो सैपोनिन एक चिली में पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सैपोनेरिया। इसको सोप बार्क भी कहते हैं। इस पेड़ में इसके यौगिक पाए जाते हैं जिसमें औषधीय गुण होते हैं। अब सवाल बनता है कि एडजुवेंट क्या होता है? किसी टीके का ऐसा घटक होता है जो टीके के प्रति शरीर की इम्यून सिस्टम की जो प्रतिक्रिया उसको बढ़ा देता है। बेसिकली टीका होता क्या है दोस्त? टीका कोई बीमारी है उससे मिलते जुलते कम तीव्रता के वायरस को लेके, उसी के जैसा वायरस लेके टीका तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर उसको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। शरीर जो है उस वायरस से लड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, और इस प्रयास में वो अपने सैनिक जो है अपने हथियार तैयार कर लेता है। बाद में क्या होता है, उसके अंदर सैनिक तैयार हो जाते हैं जिनको एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने खूब ये सुना होगा, जब कोविड था तो एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं। उसके बाद जब रियल वायरस अटैक करता है तो शरीर के यही एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़ जाते हैं और शरीर को सुरक्षित बनाए रखते हैं। तो टीका क्या होता है? आमतौर पे जिस बीमारी का टीका होता है वही बीमारी, साधारण शब्दों में कहें तो, शरीर में घुसाई जाती है टीके के जरिए। जानबूझ के वो वायरस दिया जाता है। जैसे कोरोना में जो वायरस दिए जाते थे, तो एक तरह से कहा जाए कि कोरोना ही शरीर में घुसाया जाता था टीके के जरिए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये जो एडजुवेंट क्या है, ये जो शरीर जब लड़ता है, जैसे युद्धाभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यास क्या है? हमारी जो सेना है उसको मजबूत करते हैं, अभ्यास कराते हैं एक तरह से। वैसे ही टीका भी हमारे अंदर की जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है। तो एडजुवेंट उस इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर देता है ताकि वो और ज़्यादा आक्रामकता के साथ वायरस से लड़े। तो एडजुवेंट याद रखिएगा, इसको आप एजेंट करके भी याद रख सकते हैं। तो ये विशेष रूप से नाम याद रखिएगा, सैपोनेरिया, चिली में पाया जाता है। चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसने इसके 245 मामले दर्ज किए। कुल मामलों में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण की पुष्टि की गई 64 मामलों में। तो 64 याद मत रखिएगा, लेकिन आपको याद रखना है चांदीपुरा विषाणु। तो इनकी पुष्टि कहाँ की गई दोस्त? तो इनकी पुष्टि विकल्प में रहेगा उड़ीसा भी, क्योंकि उड़ीसा में आप लोग पढ़ते हैं चांदीपुर पढ़ते हैं उड़ीसा में, तो ऑप्शन में चांदीपुर भी रहेगा। लेकिन नहीं, सर्वाधिक प्रभावित जो है वो गुजरात रहा है, याद रखिएगा। पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा प्रकोप देखने को मिला है चांदीपुरा वायरस का। मानसून के मौसम में ये उत्पन्न होता है मक्खियों, मच्छरों, किलनी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर घर में जानवर होंगे, गाय भैंस, उनमें एक होता है किलनी, उसके 3-4 पैर होते हैं और वो पैर जो है अच्छे से गड़ा जाती है शरीर में, जल्दी छूटती नहीं और खून पीती रहती है। तो इन रोग वाहकों द्वारा प्रसारित होता है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर है बुखार हो सकता है, इसके प्रभाव से ऐंठन, कोमा और मृत्यु तक हो जाती है। क्यों? डेंगू, जैसा कि नाम से जाहिर है ये डेंगू से संबंधित है। तो ये डेंगू का नया टीका है। WHO द्वारा इसे पूर्व योग्यता सूची में शामिल कर लिया गया है। क्यों? डेंगू को इसे टैग 003 के नाम से भी जाना जाता है। ये डेंगू का दूसरा टीका है। ठीक है, जैसे मलेरिया का दूसरा था वैसे ही ये डेंगू का दूसरा है। इसको बनाया किसने? एक जापान की कंपनी है टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने बनाया है टाकेडा। ठीक है, उसी के नाम पे देखिए यहाँ पर इसका नाम भी है टैग 003, लेकिन व्यावसायिक नाम आपको याद रखना है क्यू डेंगा। इससे पहले WHO ने एक टीके को लाइसेंस प्रदान किया था, उसका नाम था डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया को CYD-TDV के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन व्यावसायिक नाम याद रखना है डेंगवैक्सिया। डेंगू भी आप लोगों को पता होगा वायरस जनित रोग है, मच्छरों से फैलता है। एडीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है। डेंगीयाल की बात करें तो ये डेंगू का स्वदेशी टीका है। इस तरह का टीका भारत में पहली बार इजाद किया गया है। अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके शुभारंभ की घोषणा कर दी गई, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स उसके चलने लगे हैं। डेंगीयाल, ये घोषणा जो है ICMR ने की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास जो है पैनेसिया बायोटेक द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मेन 5CV। मेन मतलब मेनिंजाइटिस, बीमारी का नाम का एक हिस्सा जो है टीके में भी पाया गया है। तो ये मेनिंजाइटिस का एक टीका है।
WHO के द्वारा इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है कहाँ, नाइजीरिया में। और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ है? नाइजीरिया अफ्रीका में है। ठीक है। मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये मस्तिष्क की बीमारी है और बैक्टीरिया जनित है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। उस बैक्टीरिया का नाम है मेनिंगोकाकल। ठीक है। जैसी बीमारी है उसी के पहले शब्द से, मतलब एक हिस्से से, मेनिंजाइटिस के में और ना से मिलकर बना है जीवाणु का नाम याद रखिएगा। तो ये मस्तिष्क की बीमारी है मेनिंजाइटिस। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करती है, उसमें सूजन आ जाती है और कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र को फिर ये प्रभावित करती है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 अप्रैल 2024 में किसने लॉन्च की होगी? स्वाभाविक सी बात है, ग्लोबल लेवल पे बात हो रही तो WHO ने ही इसको जारी किया होगा। वायरल हेपेटाइटिस से कहा गया है कि 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से 1.3 मिलियन लोगों की मौत हुई, जो टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के लगभग बराबर है। मतलब जितने टीबी से मरे हैं उतने ही लोग हेपेटाइटिस से मरे हैं, और मरे कितने हैं? 1.3 मिलियन। कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस और टीबी विश्व में संचारी रोगों के कारण मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण रहा है। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा कोविड से मरे हैं, फिर अगर किसी दूसरी संक्रामक बीमारी से मरे हैं तो वो कौन सी है? टीबी और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी के 50% जो मामले हैं विश्व में 3 देशों में हैं, उसमें चीन है, भारत और इंडोनेशिया। कैसे याद रखना है? इंडिया का पड़ोसी है चीन, ठीक, और इंडिया के ही नाम से मिलता हुआ नाम है इंडो, ठीक, और पड़ोसी हो गया चाइना। ऐसे याद रखिएगा। इन तीनों में 50% मामले हेपेटाइटिस बी के उत्तरदायी हैं, हेपेटाइटिस बी के पाए गए हैं। और आपको एक फैक्ट और याद रखना है, जो हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के मामले में भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद, और हिस्सेदारी कितनी है? 11% या फिर कहें 12%। ठीक है। तो चाइना वैसे भी बड़ा ही माना जाता है हमसे, ठीक है, उसके बाद भारत का ही स्थान है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में। तो उसी से जोड़ के याद रखिएगा, चाइना के बाद दूसरा स्थान भारत का है। मिस्र इजिप्ट की बात करें तो हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर इसने जो है हेपेटाइटिस सी पर काफ़ी हद तक जीत हासिल की है, और ऐसा करने के लिए इसको गोल्ड टियर का दर्जा दिया गया है, और ऐसा दर्जा पाने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका, क्या नाम है उसका? हेवीश्योर। हेपेटाइटिस का हे लगा हुआ है इसके नाम में, हेवीश्योर। ये स्वदेशी टीका है, याद रखिएगा। इसे लॉन्च किसने किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है, हेवीश्योर के नाम से जाना जाता है। अब सारा क्या है? ये WHO का एक चैटबॉट होता है, चैटबॉट आधारित एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, जो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, जिसकी फुल फॉर्म है, याद भी रखिएगा फुल फॉर्म। ये क्या करता है? लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं लोगों के, उनका ये जवाब देता है। जैसे आप देखेंगे तमाम वेबसाइटें, जैसे दृष्टि IAS की वेबसाइट है, उस पर आप क्वेश्चन करते हैं तो चैटबॉट ही उत्तर देता है। ठीक वैसा ही चैटबॉट है सारा। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 इंपॉर्टेंट है, मार्च 2024 में इसको जारी किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया और कहा है कि 2015 में 237 मामले थे 1 लाख पर, 1 लाख पर 237 मामले थे टीबी के। वो अब 2022 में घट के कितने रह गए? 199। याद रखिएगा, पीछे वाला चाहे भूल भी जाएं, लेकिन 199 याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख पर मामलों की संख्या कितनी है टीबी की, तो 199। मृत्यु दर की बात करें तो 1 लाख पर 2015 में 28 मरा करते थे, लेकिन 2022 में 1 लाख पर 23 मरे हैं, मतलब 5 की कमी हुई है। टीबी उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम जो है, एक स्ट्रेटजी है, वो सरकार ने अपनाई है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। कब से कब तक? ये अवधि भी याद रखनी है, 2017 से 25 तक। और लक्ष्य रखा है कि भारत टीबी उन्मूलन जो है वो 2025 तक कर देगा, और WHO का लक्ष्य जो है वो कितना है? 2030 तक, याद रखिएगा। WHO ने कोविनेट का अनावरण किया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोवी मतलब कोविड और नेट मतलब नेटवर्क। तो ये कोविड की निगरानी हेतु इसके जैसी जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, महामारियां हैं, उनकी निगरानी के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है WHO के द्वारा। बस इतना ही याद रखिएगा। केप वर्डे, इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है जनवरी 2024 में। WHO ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया इसको। अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित होने वाला ये तीसरा देश है। इससे पहले
मॉरिशस और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब किसी बीमारी को WHO कब किसी देश को उस बीमारी से मुक्त घोषित करता है, जब उस बीमारी के मामले 3 साल से ना के बराबर देखे गए हों। केप वर्डे की बात करें तो ये 3 साल वाला भी फैक्ट याद रखिएगा। केप वर्डे अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है और अफ्रीका के अधीन ही है, ये भी याद रखिएगा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 ये नवंबर 2023 में WHO ने ही जारी की है और कहा है कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत की हिस्सेदारी 66% है, याद रखिएगा। विश्व तपेदिक टीबी रिपोर्ट की बात करें तो ये भी 2023 में जारी हुई है। ठीक है, जहाँ जहाँ विश्व लगा होगा और स्वास्थ्य से संबंधित कोई रिपोर्ट होगी तो तुम जान जाना कि WHO ने ही उसको जारी किया होगा। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? कहा गया है कि टीबी के कारण 2022 में अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मौत हुई है। यही आंकड़ा हेपेटाइटिस में भी है और यही आंकड़ा टीबी में भी है। तो एक बार आंकड़ा याद कर लीजिए, 2 करंट अफेयर्स तैयार होंगे। 2/3 मामले 8 देशों में। पीछे हमने हेपेटाइटिस के मामले कितने पढ़े थे? आधे मामले 50% मामले जो हैं वो 3 देशों में थे, इंडिया, इंडो और चाइना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2/3 मामले 8 देशों में हैं, उनमें भारत भी है जिसमें 27% मामले हैं। तो ये 27 वाला फैक्ट भी याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में ही दर्ज किए गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और 27% मामले दर्ज किए गए। सितंबर 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया, ये भी याद रखिएगा। कब? 9 सितंबर 2022 को। देखिए, नाम है, ये अभियान का नाम है मोदी जी के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे, लेकिन शुभारंभ कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे स्टेटमेंट में पूछ देगा कि इसका शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, बस वहीं पे आपके साथ घपला हो जाएगा। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने रखा है और इसके लिए एक पहल चलाई है, निक्षय मित्र पहल, जिसमें जो टीबी मरीज हैं उन्हें गोद लिया जाता है और उनकी पूरी निगरानी की जाती है। कब दवाई खानी है, क्या दवाई खानी है, पूरा फ़ोन के थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र जो कुक्कुट पालन क्षेत्र है उसको एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया गया 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 13 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो WHO ने इसको इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया है। WHO नहीं, यहाँ पर पशुओं की बात हो रही, तो WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसने इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की भारत की स्वघोषणा को मंजूरी दे दी है। मतलब भारत ने घोषणा तो अपने आप ही की थी, लेकिन इसने मंजूरी दे दी है, तब इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। यहाँ पर बात करें, देखो, जो WHO है वो मनुष्यों के संदर्भ में काम करता है, ठीक है, और जो WOAH है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये पशुओं पर, एनिमल के संदर्भ में काम करता है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और WOAH का हेडक्वार्टर जो है पेरिस, और पेरिस के अंत में जो सा है इसका मतलब है पेरिस जो है वो सी नदी के किनारे है। ये फैक्ट भी याद कर लेना। अब पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भारत की पहल है। सितंबर 2024 में जो हमारी कैबिनेट है जिसकी अध्यक्षता मोदी जी करते हैं, उसने सदस्य देश बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, अब स्वीकृति मिल गई है। तो भारत सहित कुल 4 देश जो हैं IVCA के सदस्य बन गए हैं। कौन कौन से? निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। इस IVCA को लॉन्च किसने किया था? 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने ही लॉन्च किया था, लेकिन अब जो है मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति दे दी है, इसलिए भारत जो है इसका सदस्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बनने के पात्र हैं, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा और 2023-24 से लेकर 27-28 तक, लगभग 5 साल तक की 5 वर्षीय अवधि, लगभग क्या 5 वर्ष है ही, उसके लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। तो ये बजटीय सहायता भी याद रखनी है और अवधि भी याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब से होती? 2023 से, और 2023 में योजना की भी शुरुआत होती है। तो अवधि भी याद रखना और 2023 में 5 और जोड़ देना, 4, तो 5 वर्ष की अवधि हो जाएगी। विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स, ये कौन कौन सी बिग कैट्स हैं? बिल्ली की तरह दिखने वाले सभी पशु आ जाएंगे, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। इनमें से प्यूमा आपको पता है अमेजन जंगलों में पाया जाता है, जगुआर भी अमेजन जंगलों में पाया जाता है, चीता विलुप्त हो गया था लेकिन अब चीता भी आ गया है। तो कुल 7 हैं, 7 में से 5 बिग कैट्स जो हैं वो भारत में हैं। 2 नए रामसर स्थल 14 अगस्त को
ठीक है। 78वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त को, उसकी पूर्व संध्या पर आपको ये क्रम भी याद रखना है। 78वां स्वतंत्रता दिवस, उसकी पूर्व संध्या पर 3 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों यानी कि रामसर साइट्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो कुल रामसर साइट भारत में कितने हो गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 85। इन 3 आर्द्रभूमियों में कौन कौन से हैं? नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तवा नदी से संबंधित है। और नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजूवेली ये 16वें और 17वें पक्षी अभयारण्य है, दोनों तमिलनाडु से हैं। तो अब ये रामसर साइट घोषित हो गए हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ तमिलनाडु में 18 रामसर साइट हो गए हैं और इसके साथ ये भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है जिसमें 10 रामसर साइट हैं। सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन है और सबसे छोटा रेणुका है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सुंदरवन कहाँ है ये आप लोग बताइए, कमेंट करते चलिए यार। इससे जो है ना वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो स्वाभाविक सी बात है व्यूज बढ़ेंगे और व्यूज बढ़ेंगे तो सब कुछ बढ़ेगा। नंजरायण पक्षी अभयारण्य, और जो लोग लगातार कमेंट लाइक और सब करते हैं उनको धन्यवाद। यह स्थल मीठे पानी की एक झील है, ठीक है। नंजरायण पक्षी अभयारण्य, यदि स्टेटमेंट बना दिया जाए तो गलत मत करना। तमिलनाडु में ही है और ये 17वां पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु का। काजूवेली ये 16वां है, लेकिन ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है प्रायद्वीपीय भारत की, ये भी याद रखिएगा। तवा जलाशय नर्मदापुरम जिले में है। इसका निर्माण जो है तवा और देनवा दोनों नदियों के नाम याद रखिएगा। तवा देनवा नदियों के संगम पर किया गया है। महादेव की पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है और तवा जो है वो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये तवा जलाशय मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, ये भी याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट में पूछ ले तो गलत मत करना। सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के अंतर्गत है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ये भी याद रखिएगा। इसके पूर्व 5 जून 2024 को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। उस अवसर पर 2 रामसर साइटों की घोषणा की गई थी। एक हो गया नकटी और दूसरा हो गया नागी। दोनों पक्षी अभयारण्य हैं और बिहार के हैं और बिहार में भी जमुई जिले से हैं, याद रखिएगा। इनको घोषित किया गया था। उसके बाद तब जो है संख्या बढ़ के कितनी हुई थी? 82, और 3 की अभी घोषणा हुई तो कुल 85 हो गए हैं, याद रखिएगा। फिर जो है रामसर साइटों को देख लेते हैं। भारत में स्थित तमिलनाडु में कुल 18 हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो आपको याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, 10 के 10 आपको याद रखने हैं। ऊपरी गंगा नदी जो है सबसे पहली थी रामसर साइट, 2005 में घोषित हुई थी। हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा अभयारण्य और समसपुर, फिर पार्वतीय रंगा और समान पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर, सांडी और नवाबगंज और सरसई। तो ज़्यादा नाम जो हैं, जितने भी रामसर साइट हैं यूपी के 10 के 10 हैं, उनमें से जो अधिकांश नाम हैं, अधिकतर नाम जो हैं उनके शुरू में सा है। ये बात भी याद रखिएगा ताकि तुक्का मारो तो सही हो जाए। चिल्का झील 1981 में, ये उड़ीसा में है। और एक बात बता दें आपको, चिल्का झील और एक है केवला देव जो कि राजस्थान में है, भरतपुर में है। केवला देव नेशनल पार्क है। ये दोनों भारत की पहली रामसर साइट थी। दोनों को 1981 में ही घोषित किया गया था। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें मैगजीन में नहीं दी हैं दोस्त। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटी है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। केवला देव नेशनल पार्क देखिए 1981 में इसको चिल्का झील के साथ ही रामसर साइट घोषित किया गया था। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये सबसे बड़ा रामसर साइट है भारत का। अब बात करते हैं कोलेरू झील, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील भी रामसर साइट है, मणिपुर में है। और असम में एक ही रामसर साइट है, दीपोर व्हील, ये भी याद रखिएगा। और जो रुद्र सागर झील है वो त्रिपुरा में है, ठीक है। त्रिपुरारी, और त्रिपुरारी मतलब शिव की बात हो रही है और शिव का एक पर्यायवाची है रुद्र, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील। अब बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की। रिपोर्ट है 2023 की, जारी कब हुई है? मार्च 2024 में। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQ एयर, इसने जारी किया है, 6वां संस्करण है। और जो रिपोर्ट का आधार है वो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, मतलब ऐसे कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोन से कम है, ये हवा में घुल जाते हैं और हवा में घुलने के बाद हमारी नाक के जरिए हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।
तो ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि 7 देशों ने PM 2.5 के जो WHO का मानक है, मानक कितना है? 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब होने चाहिए हवा में PM 2.5। तो इस मानक को कितने देशों ने पा लिया है? 7 देशों ने, याद रखिएगा। इनमें कौन कौन से? एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा इसका पड़ोसी न्यूजीलैंड, ये दोनों हो गए, और ये मॉरिशस, इसको याद रखिएगा, फिनलैंड। इन 3-4 नामों को विशेष रूप से याद रखिएगा। भारत में PM 2.5 की जो सांद्रता है वो जो दिशा निर्देश हैं उनके 10 गुने से भी अधिक है। दिशा निर्देश कितने? 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के, लेकिन भारत में कितना? 10 गुना से भी अधिक, मतलब 50 से भी ज़्यादा है। तो ये चिंता की बात है। भारत में बिहार है, और बिहार में बेगूसराय है, कन्हैया कुमार वाला। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया गया है, याद रखिएगा। 2023 में भारत विश्व और मध्य एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। पार्टिकुलेट मैटर मैंने आपको बता ही दिया है। इनको सांस लेने योग्य कण भी कहा जाता है, इन्हें फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम तो बड़ा सकारात्मक लग रहा है, लेकिन प्रभाव नकारात्मक है, याद रखिएगा। तो जो विश्व के 5 सबसे प्रदूषित देश हैं उनमें बांग्लादेश पहले स्थान पे, पाकिस्तान दूसरे पे, और अपना इंडिया तीसरे स्थान पे है। 5 प्रदूषित राजधानी शहरों की बात करें तो नई दिल्ली पहले स्थान पे, दूसरा पश्चिम बंगाल की राजधानी ढाका। बस 2 ही याद करिएगा। आइसोपाड की एक नई प्रजाति का नामकरण किया गया है। कहाँ पर? कोल्लम, केरल के तट पे ये नई प्रजाति खोजी गई है आइसोपाड की, और इसका नाम क्या रखा गया है? ब्रूसेथोआ इसरो नाम रखा गया है। क्यों? इसरो की जो चंद्रयान 3 की सफलता है उसको रेखांकित करने के लिए इसका नाम रखा गया है। तो ये नई प्रजाति है, मछली की गिल कैविटी में निवास करती है, और जो ब्रूसेथोआ इसरो है इसकी मादाएं नर की अपेक्षा काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये आइसोपाड हो गया जिसका नाम है ब्रूसेथोआ इसरो। आइसोपाड क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं। ये अकशेरुकी होते हैं, मतलब बिना रीढ़ वाले जानवर होते हैं, जीवों का समूह होता है। तो ये स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं और परजीवी व्यवहार भी करते हैं। जैसे ये जो आइसोपाड अभी हमने इसरो वाला देखा, ये मछली की कैविटी में, जो गुहा कैविटी है गलफड़े की, उसमें निवास करता है। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022, ये रिपोर्ट फरवरी 2024 में लॉन्च की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉन्च की है। टाइटल था भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इसको संचालित किया जाता है, गणना को। ठीक है, NTCA द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कुल तेंदुओं की आबादी है 13,874। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो तुरंत महाराष्ट्र मिल जाएगा, उसके नीचे कर्नाटका मिल जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में कुल तेंदुओं की आबादी कितनी है? 371। और ये जो तेंदुआ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडियन लेपर्ड का पैंथेरा फ्यूस्का। ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ भागों में भी पाया जाता है। ये मैंग्रोव वनों और रेगिस्तानी आवासों में नहीं पाया जाता है। यदि स्टेटमेंट बना दिया जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें संकटापन्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है, नियर थ्रेटेंड। अब बात करते हैं हिम तेंदुओं की स्थिति 2023। ये रिपोर्ट भी जनवरी 2024 में जारी हुई, वो फरवरी में हुई और ये जनवरी में हुई। अंतर क्या है? ऊपर टोटल तेंदुओं की बात हो रही थी और यहाँ पर हिम तेंदुओं की बात हो रही है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही इसको जारी किया है। और कहा है कि भारत में जो स्नो लिपर्ड हैं उनकी संख्या 718 है। तो टोटल लिपर्ड कितने? 13,874, और ये कितने? 718 स्नो लिपर्ड। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा अंसिया। और ये वल्नरेबल, वो नियर थ्रेटेंड है और ये वल्नरेबल के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया रेड लिस्ट में। और 2009 में इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड लॉन्च किया गया था। और जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हुए हैं लद्दाख में हुए हैं, उनका शुभांकर भी CNC, जो कि एक स्नो लिपर्ड है, उसी के नाम पर रखा गया। और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अब बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो पीछे हमने IQ एयर की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड की संस्था थी। इस बार हेजी एयर एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें जो बर्नीहाट है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है।
रिपोर्ट देश में वायु प्रदूषण के स्तर में कटौती करने में जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसकी प्रगति का आकलन करती है हैजी एयर। PM10 स्तरों के संदर्भ में बर्नीहाट जो कि मेघालय में है ये सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। अब कैसे याद रखना है, रिपोर्ट का नाम है हैजी एयर। तो जो पिछली थी IQ एयर उसमें PM2.5 का आकलन किया गया, लेकिन इसमें हैवी पार्टिकल का PM10 ये बड़े कण होते हैं PM2.5 की तुलना में, ठीक है, इनका आकलन किया गया है और इस संदर्भ में बर्नीहाट सबसे प्रदूषित है, याद रखिएगा। PM10 के स्तरों में भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के सबसे ज़्यादा शहर शामिल हैं। बिहार वाले इसको याद रखें, 19 शहर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 7 शहर हैं और ये वही शहर हैं जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, मतलब पूर्वांचल का एक भी शहर नहीं है। तो जिधर औद्योगिकरण ज़्यादा होगा वायु सर्वाधिक उधर ही प्रदूषित होगी, तो उधर के सारे शहर हैं, याद रखिएगा। ये कुछ लॉजिक हैं जिनको जहन में रखा जाता है ताकि क्वेश्चन को बिना रटे भी काम चल जाए। IQ एयर में भी बिहार को पहला स्थान मिला था, बेगूसराय को, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर बेगूसराय को दूसरा स्थान मिला है, बर्नीहाट पहले स्थान पे है। डार्क स्काई पार्क की बात करें तो पेंच बाघ अभयारण्य, पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। एशिया का 5वां हो गया है। बात करें पेंच टाइगर रिजर्व की तो ये 2 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और ये 5वां है। तो 4 और हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक जो आपको याद रखना है हेवान पर्वत, ये कहाँ है, ताइवान में। बाकी देश याद रख लीजिए, एक जापान में है, मतलब 2 जापान में है, एक ताइवान में है और एक दक्षिण कोरिया में है और 5वां भारत में है। ये उन समुदायों या पार्कों को संरक्षित या क्षेत्रों को प्रमाणित करता है जो लाइटनिंग पॉलिसीज और शिक्षा के माध्यम से डार्क साइट्स की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि प्रकाश भी एक तरह का प्रदूषण है ना। बहुत ज़्यादा जो बड़ी संख्या में जीव जंतु हैं वो प्रकाश प्रदूषण से ग्रस्त रहते हैं। डार्क स्काई पार्क कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित ये क्षेत्र होते हैं, मतलब ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अंधेरे को संरक्षित किया जाता है, मतलब वहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो ऐसे क्षेत्र को डार्क स्काई पार्क कहा जाता है। नाइट स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क में नियम और कानून ज़्यादा कठोर होते हैं। नाइट स्काई अभयारण्य, इसमें अपेक्षाकृत कम कड़े कानून होते हैं। तो ये लद्दाख में पहला नाइट स्काई अभयारण्य है, याद रखिएगा, सेंचुरी, ठीक है, ऊपर पार्क है लेकिन ये सेंचुरी है। कहाँ, लद्दाख के हानले गाँव में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के सहयोग से इसकी स्थापना की जा रही है जो कि बेंगलुरु में है। इसके बाद यह अभयारण्य भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा। भारतीय खगोल वेधशाला भी यहीं पर स्थित है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ, लद्दाख में, और ये वेधशाला 4500 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। अब समुद्र तल कहाँ से, उसको आधार बेस कहाँ से लिया जाता है समुद्र तल का, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो चेन्नई से, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नीलगिरी तहर परियोजना, ठीक है, तो MK स्टालिन तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, ठीक है, ये जो पशु है ये प्रायः वहीं उसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसी के नाम पर इसका भी नाम है। ये तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है और जो वहाँ के CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने इसको संरक्षित करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना लॉन्च कर दी है 5 वर्षों के लिए, 2022 से 27, और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये हमने 2 सेक्शन तैयार किए। अगली वीडियो जो है डिफेंस साइंस पे हो जाएगी, रक्षा विज्ञान पे हो जाएगी, उसको करा देंगे। फिर एक वो अंतरिक्ष वाला सेक्शन बचेगा जिसमें और सब चीज़ें रहती हैं, सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल्स, युद्धपोत वगैरह, तो इसमें आ जाएंगे, और जो अंतरिक्ष से संबंधित सेक्शन है उसको उसमें कवर करा देंगे। तो इस तरह से एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, राधे राधे।